राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर। विषय इतिहास, द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। विद्यार्थियों, आपको पता होगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण सुल्तान था। ऐबक जहाँ सैद्धांतिक रूप से दिल्ली का सुल्तान था, वहीं प्रथम वास्तविक सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश के पिता इलम का इलबारी तुर्क जनजाति का सरदार था। इल्तुतमिश के भाई बड़े ईर्ष्यालु थे। बचपन में इल्तुतमिश को दास व्यापारियों को बेच दिया। अंततः वह ऐबक के द्वारा खरीद लिया गया। अपनी योग्यता के बल पे अनेक महत्वपूर्ण पद उसने प्राप्त किए। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध शौर्य और साहस का परिचय इल्तुतमिश ने दिया था। उससे प्रभावित होकर गौरी ने कहा था कि इल्तुतमिश को न केवल दास्ता से मुक्त करे, बल्कि उसे के साथ अच्छा व्यवहार भी करे, क्योंकि उसमें एक महान व्यक्ति बनने के लक्षण है। ऐबक ने गौरी के आदेश पर इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर में तुर्की अमीरों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया, लेकिन इल्तुतमिश इस समय बदायूं का सूबेदार था को दिल्ली के अमीरों ने दिल्ली बुलाकर सुल्तान घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण किया और आराम शाह को पराजित कर संपूर्ण दिल्ली सल्तनत पर एक छत्राधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के विपरीत इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। शासक बनते इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ तुर्क अमीर, सामंत, उलेमा इल्तुतमिश के दास होने के कारण उसकी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। परिणामतः इल्तुतमिश ने एक योग्य शासक की भांति उन्हें पराजित किया, कुछ विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। गद्दी नशी के समय इल्तुतमिश के 3 शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। गजनी में ताजुद्दीन यालदोज, सिंध में नासरुद्दीन कुबाचा, बंगाल में अली मर्दान खां प्रमुख था। बंगाल में अली मर्दान खान ने दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। साथ ही साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित अनेक राजपूत शासकों जालोर, रणथंभौर, बयाना, ग्वालियर इत्यादि ने भी तुर्कों की अधीनता का परित्याग कर दिया। कुछ समय के लिए तो दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी इल्तुतमिश ने धैर्य, कूटनीतिक बुद्धिमत्ता से दिल्ली सल्तनत को नष्ट होने से बचाया, उसकी नींव को मजबूत किया। इस रूप में दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश ने अपना नाम दर्ज करवाया। इल्तुतमिश के कार्यकाल को मोटे रूप में हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम 1210 से 1220 ईस्वी, दूसरा 1221 से 1228 और तीसरा 1229 से 1236। प्रथम कार्यकाल में उसने अपने विरोधियों का दमन किया। दूसरे कार्यकाल में मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तीसरे कार्यकाल में व्यक्ति वंशीय सत्ता की स्थापना तथा शासन व्यवस्था की स्थापना की। प्रथम काल 1210 ईस्वी से 1220 ईस्वी। इस काल में इल्तुतमिश को मुख्यतः यालदोज, कुबाचा के साथ संघर्ष करना पड़ा। यालदोज गजनी का शासक था। ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की प्रभुसत्ता का दावा किया। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्मी के द्वारा खदेड़ दिए जाने पर यालदोज पंजाब को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। इसके बाद थानेश्वर तक के प्रदेश को जीतने का प्रयास किया। उपयुक्त समय मानकर 1512 में तराइन के ऐतिहासिक मैदान में यालदोज को पराजित किया और बदायूं ले जाकर उसकी हत्या कर दी। यह विजय इल्तुतमिश के लिए दोहरी सफलता दी। एक तो इल्तुतमिश की सत्ता को ललकारने वाले भयंकर शत्रु का विनाश हो गया,
दूसरा गजनी के साथ अंतिम रूप से संबंध विच्छेद हो गया। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। इल्तुतमिश का अब दूसरा प्रतिद्वंदी नासरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध और मुल्तान का शासक था। 1217 में इल्तुतमिश ने बादशाह कुबाचा को पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। जलालुद्दीन मकबरनी के कारण इल्तुतमिश ने सिंध के क्षेत्र में कुबाचा की शक्ति को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। द्वितीय कार्यकाल की बात करें तो 1221 से लेकर 1228 में इसका द्वितीय कार्यकाल शुरू होता है। पंजाब में इल्तुतमिश ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर पाता भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर 1221 में स्वयं को ईश्वर का अभिशाप करने वाले मंगोल शासक चंगेज खां, जिसका मूल नाम तिमुचिन था, के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। 1220 ईस्वी में ख्वारिज साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया था। फलतः ख्वारिज्म का शाह शरण हेतु कैस्पियन की ओर भाग गया, लेकिन उसका पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु घाटी में प्रवेश किया। चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र में आ गया। मकबरनी ने इल्तुतमिश के पास दूत भेजकर शरण मांगी। इल्तुतमिश के लिए यह समय बड़ा विकट था। उसने कूटनीति और विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष करने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश के आचरण से चंगेज खां बड़ा ही संतुष्ट हुआ। उसने इल्तुतमिश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु के बाद अपने अंतिम अभियान में इल्तुतमिश ने कुबाचा द्वारा समस्त सिंध मुल्तान को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1228 में युद्ध में पराजित होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार द्वितीय कार्यकाल में उसके दो बड़े प्रतिद्वंदियों का अंत हो गया और मंगोलों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। तीसरी अवधि, इस अवधि में बंगाल तथा राजपूताना की समस्याओं पर उसने ध्यान केंद्रित किया। ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान खान ने बंगाल में दिल्ली सल्तनत को मुक्त कर स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली थी। हिसामुद्दीन एवाज ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर सुल्तान का पद धारण किया। इल्तुतमिश ने 1225 से 1230 ईस्वी तक बंगाल की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए तथा विरोधियों को समाप्त कर बंगाल पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। प्रशासन की सुविधा के लिए बंगाल को दो अलग अलग सूबेदार नियुक्त किए, एक बंगाल में और दूसरा बिहार में। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने तीनों कार्यकाल में अपने विरोधियों को समाप्त किया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किया। राजपूताना पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने अपना ध्यान दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए किया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के संस्थापक की बात की जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है और वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है तो इल्तुतमिश का नाम आता है। आगे की कक्षा में हम इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत के लिए किए गए प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।